हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बीजान्यास प्लासेंटेशन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लासेंटेशन में दो प्लासेंटेशन और हैं, एक है बेसल और एक है फ्री सेंटर, मुक्त स्तंभीय, है ना। तो अगला सेगमेंट हम यही लेते हैं, मुक्त स्तंभीय फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। तो नेक्स्ट है मुक्त स्तंभीय फ्री सेंट्रल बीजान्यास। क्लियर? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये इसमें एक सेंट्रल एक्सिस बनता है ना। वैसे ही बनता है जैसे कि आपने एक्साइल प्लासेंटेशन में देखा है, वो स्तंभीय था, ये मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सेप्टम नहीं होते, पट्ट नहीं होते, यहाँ सेंट्रल एक्सिस होता है। लेकिन इसकी जो ओवरी है वो यूनिलॉक्यूलर कंडीशन में होती है, एकल कक्षीय अवस्था में होती है, एक ही कक्ष पाया जाता है। अच्छा, एक और खास बात है, ऐसा नहीं है कि एक कक्ष है तो इसका ये मतलब निकाल दिया जाए कि ये यूनिलॉक्यूलर मोनोकार्पलरी ओवरी से बनी है, नहीं। यहाँ पर इसका निर्माण भी मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से होता है, यानी कि कार्पल की संख्या एक से ज़्यादा है और ये आपस में जुड़ी भी है। जुड़ने के बाद भी इनके अंदर सेप्टम का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ यूनिलॉक्यूलर कंडीशन पाई जाती है। हमें अगर पूछा जाए कि एक्साइल और फ्री सेंट्रल में अंतर क्या है, तो सिर्फ एक ही अंतर बताया जाता है कि एक्साइल प्लासेंटेशन में एक से ज़्यादा अंडाशय होने के साथ साथ वहाँ पर फिर हमें पट्ट भी नजर आते हैं, मतलब सेप्टम नजर आते हैं, कक्ष नजर आते हैं एक से ज़्यादा। लेकिन हमें फ्री सेंट्रल में एक ही कक्ष नजर आता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका निर्माण बहुअंडपी से मतलब मल्टी कार्पेलरी बहुअंडपी युक्तांडपी सिनकार्पस अंडाशय से ही निर्मित होती से ही होता है ना, होता है। लेकिन इसमें एकल कक्षीय अवस्था, एकल पट्ट अनुपस्थित होने से, पट्ट सेप्टम अनुपस्थित होने से एकल कक्षीय अवस्था ही पाई जाती है। एकल कक्षीय यूनिलॉक्यूलर अवस्था ही पाई जाती एकल कक्षीय अवस्था ही पाई जाती, ठीक है। तथा इसमें बीजांड
इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष पर ही व्यवस्थित होते हैं। केंद्रीय अक्ष पर ही व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? केंद्रीय अक्ष पर ही व्यवस्थित होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर ही ये व्यवस्थित रहते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे ये चीज हो गई। उदाहरण के नाम पर क्या? उदाहरण के नाम पर है डायंथस, प्राइमरोज। ये डायंथस एंड प्राइमरोज कैरियोफिलेसी फैमिली होती है, इनमें पाया जाता है। कैरियोफिलेसी इसमें पाया जाता है। इसका डायग्राम देखें तो क्या है? इसके डायग्राम वास्तव में ये सिंपल सा, ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इसे हम मुक्त स्तंभी फ्री सेंट्रल अवस्था बताते हैं, और इस पर लगे होते हैं ये ओव्यूल। इज दैट क्लियर? आपको बस इतने ही शब्द याद रखना है, फालतू में दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है? तो ये तो हो जाएगी ओवेरी वॉल। क्या हो जाएगी? दिस इज ओवरी वॉल, दिस इज unilocular ovary. Okay, this is ovule, and this is free central. free या central axis, कैसी? फ्री सेंट्रल एक्सिस है ना। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। क्या हो गया? फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, ठीक है। अब इसमें एक बात और समझ लेते हैं, इसकी वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि ये फ्री सेंट्रल जो एक्सिस है उसका अरेंजमेंट कैसे है? तो वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है जी? ऐसे ऐसे है ना। और यहाँ क्या होता है? ये सेंट्रल एक्सिस होता है। सेंट्रल एक्सिस वास्तव में इसके बेस पर अरेंज होता है। भाई किसी न किसी तरीके से इसको अरेंजमेंट तो होना ही पड़ेगा ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ इसमें ओव्यूल अरेंज्ड होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसका अरेंजमेंट होता है। तो ये हो जाएगा फ्री सेंट्रल एक्सिस। क्लियर? ये और ये इस तरीके से, ये TS है, ये LS है। LS लॉन्गिट्यूड, लंबवत विन्यास, LS ऑफ डायंथस ओवेरी, डायंथस ओवरी का ये LS है। तो ये कहानी हो जाती है कंप्लीट फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, उसका नाम है बेसल प्लासेंटेशन। क्या? बेसल प्लासेंटेशन। क्लियर?
बेसल प्लासेंटेशन, ये मैंने अलग अलग शब्द बताए हैं आपको, तो इन्हें ध्यान रखना है ना। बेसल प्लासेंटेशन मीन्स आधारीय, आधारीय, आधारीय बेसल, बेसल बीजांडन्यास, ठीक है। आधार सरल भाषा है कि जब बीजांड की व्यवस्था अंडाशय के आधारीय बेसल पार्ट में होती है तब वो आधारीय बीजांडन्यास कहलाता है। क्लियर? इसकी जो पोजीशन है या व्यवस्था है वो वास्तव में एक तो कंपोजिटिव फैमिली में मिलती है और दूसरी ग्रेविनी फैमिली में भी हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं यह एकल अंडापी, अंडापी अथवा बहुअंडापी अंडाशय युक्त पौधों में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे गेहूं या ग्रेमिनीकुल, ग्रेमिनीकुल, तो ग्रेमिनीकुल में कैसे होती है? एकल अंडापी, एकल अंडापी, और दूसरी होती है कंपोजिटी, कंपोजिटी। ठीक है, कंपोजिटी में क्या होती? बहुअंडापी, बहुअंडापी। ठीक है, बहुअंडापी अंडाशय होती है। इनमें ये बड़ी खास बात है जो आगे लिखने जा रहे हैं, इनमें एक ही बीजांड ओव्यूल अंडाशय के आधारीय, अंडाशय के आधारीय भाग में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। क्लियर? ऐसे तो उदाहरण क्या हो जाएंगे? गेहूं मान लो उदाहरण के नाम पर, गेहूं ग्रेमिनी का हो गया, मक्का ले लो ग्रेमिनी का। इसके बाद में यहाँ एक इंटरेस्टिंग है, वो है गेंदा, गेंदा है ना, मैरीगोल्ड। ठीक है, गेंदा किस में आता है? कंपोजिटी। सूरजमुखी भी ले लो, सूरजमुखी, इनके अर्धपुष्पक हो सकते हैं। तो ये कौन है? कंपोजिटी कुल, कंपोजिटी, ऐसे याद रखो। ठीक है, और ये कौन है? ग्रेमिनी, पोएसी,
इसी को कहते हैं ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल इसी को कहते हैं, ठीक है। और सरल सा डायग्राम है, कोई बहुत बड़ा इसमें डायग्राम नहीं है देखा जाए तो। आप चाहें तो एनसीईआरटी की डायग्राम भी बनाते चलें, ठीक है। एक तो मैं सरल आपको समझाने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है जी, ऐसे। तो यहाँ पर एक अंडाशय यहाँ बेस में व्यवस्थित होता है, तो बेसल प्लासेंटेशन है ना, तो दिस इज कॉल्ड बेसल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, क्लियर। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी का काफ़ी सेगमेंट कवर अप कर लिया है ना, गायनोशियम भी पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी में तो यहाँ से सीड एंड फ्रूट की पहले बात करेंगे, है ना, लेकिन मैं आपको सीधे ले चलता हूँ फैमिली में। तो पहले हम लोग फैमिली पढ़ेंगे, उसके बाद में सीड एंड फ्रूट पढ़ेंगे, इज दैट क्लियर। तो हम आपको फैमिली में ले चलते हैं। कुल हमें कायदे से यहाँ 4 कुल पढ़ने हैं, और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमने सारी शब्दावली स्टडी कर ली ऐसे। तो कुल पढ़ने से पहले हमें कुछ साइन पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ चिन्ह होते हैं, तो वो पहले समझने पड़ेंगे, है ना। तो कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह, महत्वपूर्ण चिन्ह, साइन। जैसे सबसे पहली बात की जाए, ये क्या होता है, बी आर, बी आर का मतलब ब्रैक्टिएट, हम इसको अंग्रेजी शब्द लेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। बी आर लिखा है, तो अगर ई बी आर आपको लिखा मिलता है तो ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट रहित, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, यानी कि ब्रैक्ट रहित पुष्प, ब्रैक्ट रहित ये पुष्प होगा, ठीक है, ओके। अगर आपको ऐसा साइन मिलता है तो इसका मतलब होगा एक त्रिज्या सममिति, त्रिज्या सममिति पुष्प, ठीक है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर साइन आपको ऐसा मिलता है तो ये कहलाएगा जाइगोमॉर्फिक, मतलब एक व्यास सममिति, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, क्लियर। ये अब अगर साइन आपको मिलता है ये, तो ये हो गया नर पुष्प, मेल फ्लावर। और अगर साइन आपको मिलता है ये, तो ये हो गया मादा पुष्प। अगर साइन आपको ऐसा मिलता है तो ये हो गया द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, क्लियर, ऐसा। तो ये साइन आप जरूर याद करें, ये हो गए द्विलिंगी पुष्प। अब अगर साइन हमको मिलता है पी, तो पी का मतलब होगा पेरियंत, क्या, पेरियंत, परिदल, क्या है, परिदल, है ना। अब अगर पी ऐसा लिखा मिल जाए आपको, तो इसका मतलब है गैमोटेपेलस,
संयुक्त परिदल, क्या होगा ये? संयुक्त परिदल मीन्स गैमोट्रिपेलस फ्लावर हो गया, ठीक है जी, गैमोट्रिपेलस। तो ये हो गया। अगर ये कोष्टक में नहीं होंगे तो एपोट्रिपेलस हो जाएंगे, है ना। अब अगर आपको के मिलता है तो के का हुआ मतलब कैलिक्स, मीन्स बाह्य दल की बात हो रही है ना। के में अगर आपको 5 ऐसे मिलते हैं तो ये हो जाएगा गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस फ्लावर। और अगर के आपको फ्री मिलता है तो ये हो जाएंगे पॉलीसेपेलस, मतलब स्वतंत्र बाह्य दल हो जाएंगे, है ना। संख्या कितनी होगी? 5। अगर सी मिलता है तो इसका मतलब है कोरोला, क्लियर। और सी के साइड में 5 ब्रैकेट में मिलते हैं तो क्या होगा? गैमोपेटेलस, कौन? फ्लावर। सी के पास अगर ये ऐसे मिलता है तो हो जाएगा क्या? पॉलीपेटेलस, हैं। मान के चलो ऐसे आपको 2 + 2 मिल जाता है या 4 मिल जाता है तो गैमोट्रिपेलस, ऐसा ब्रेसिकेसी मिलेगा भी, है ना। तो गैमो पॉलीपेटेलस फ्री है। अब आपको अगर मिलता है क्या? अब आपको मिलता है ए, तो ए का मतलब होगा एंड्रोइसियम, क्लियर। अगर आपको ये कंडीशन मिलती है, क्या? P है 3 + 3, A है 3 + 3 और एरो ऐसा लगा है तो इसका मतलब होगा एपिटपेलस, एपिटपेलस फ्लावर, ठीक है, ओके। और अगर आपको C 5 मिलता है, A 5 मिलता है और ये C की ओर एरो आता है तो इसका मतलब होगा एपिपेटेलस फ्लावर, ठीक है जी। अब अगर आपको गायनोसियम मिलता है तो इसका मतलब होगा गायनोसियम, मतलब जायाम, है ना। अगर आपको 2 ऐसा मिलता है, नीचे लाइन खींची है ना, तो ये क्या मतलब होगा? बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी, इन्हें ठीक से समझ लो, है ना। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है, ऐसे ये लाइन ऊपर है तो इसको बाकी सब ये हो गया तो ये हो गई इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, ठीक है जी, दिस इज इन्फीरियर, है ना। और अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है सामने लाइन तो ये हो जाएगी हाफ इन्फीरियर ओवरी, हाफ इन्फीरियर, ठीक है जी। अब आगे क्या? बाइकार्पेलरी ये चीज़ हो गई। अब अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन मिल जाती, ठीक है, तो इसका मतलब होगा पॉली कार्पेलरी या एपोकार्पस ओवरी, एपोकार्पस ओवेरी मतलब स्वतंत्र अंडापी, वियुक्त अंडापी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार
इनको अच्छे से बना लो, क्योंकि फैमिली में जब हम फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे तब हम इनका यूज करेंगे, है ना। ये तभी आप समझ पाओगे जब आप इनके बारे में ठीक से जानते हो। इन पर क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जहाँ से फैमिली स्टार्टिंग की है पहले पेज पर यही है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब हम आपको पहली फैमिली पढ़ाते हैं जिसका नाम है सोलेनेसी। पहली फैमिली को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो बाकी फैमिली खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि आखिर ये सब स्टडी कैसे चलती है। क्लियर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फैमिली सोलेनेसी। इसे हम आलू की फैमिली भी कहते हैं, है ना। कौन पढ़ने जा रहे हैं? फैमिली सोलेनेसी, आलू फैमिली, आलू का कुल, पटेटो फैमिली, ठीक है जी। तो ये तो आप याद रखें। सोलेनेसी में आती है मिर्ची। देखो अब क्या दिमाग में रखो, इसमें आप किसी भी एक प्लांट को ठीक से देखना है। मिर्ची को देख लेना, धतूरा मिल जाए धतूरा देख लेना, आलू मिल जाए आलू देख लेना, टमाटर। तो आप सोचो आलू टमाटर मिर्ची ऐसे प्लांट हैं जो सब जगह पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सभी एरिया में इनकी उपस्थिति पाई जाती है ना। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इवन टेम्परेट जोन, है ना। तो कह सकते हैं इनका वितरण कहाँ है, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। इस कुल के सदस्य, इस कुल के सदस्य, इस कुल के सदस्य उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी मतलब ट्रॉपिकल, उप उष्णकटिबंधी, उप उष्णकटिबंधी तथा शीतोष्ण टेम्परेट जलवायु में भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया वितरण, ठीक है। अब कायिक लक्षण हो जाए, पौधों की कायिक लक्षण, वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ फैमिली या प्लांट्स। कायिक लक्षण, है ना। ये कायिक लक्षण चलते हैं जड़ में, तना में, पत्ती में, है ना। फिर उस आगे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के और इन्फ्लोरेसेंस के साइड से आ जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जैसे ही स्टार्ट होगा वहाँ से, तो प्लांट मोस्टली हर्ब है, सर्ब्स एंड रियरली स्मॉल ट्री। तो कह सकते हैं
इस कुल में अधिकांश पादप कैसे हैं? साकीर हर्बेशियस, साकीर एक वर्षीय है ना, जैसे आलू है, टमाटर है आदि, मिर्च है ना, ये झाड़ी है ना, झाड़ी का मतलब हो जाएगा सर्ब्स, झाड़ी का मतलब हो जाएगा धतूरा है ना, तंबाकू, ये ऐसे। अब छोटे वृक्ष, स्मॉल, छोटे वृक्ष किस में मिलेंगे? तो आपका बेलाडोना है, बेलाडोना, ये छोटा सा वृक्ष होता है ना। ये एक होता है इसमें वो रात की रानी, छोटा सा वृक्ष ही होता है, झाड़ी भी कह सकते हो, तो वो सब होता है। अब आ जाते हैं तना कैसा है। तना, तो सोचो, देखो इनके पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें साकी पौधे भी हैं, झाड़ी भी हैं, वृक्षी हैं। अगर वृक्ष हैं तो इसका मतलब है काष्ठीय पौधे होंगे। अगर इसमें एक वर्षीय पौधे हैं तो इसका मतलब है कि वो साकी हरे भरे होंगे, है ना। अगर का वृक्ष है तो काष्ठीय होंगे, है ना, ऐसे, है ना, ये चीज़। तो कह सकते हैं यह साकी काष्ठीय शाखित वायवीय हवा में रहते हैं, वायवीय है ना, गोल रोम पाया जाता है। रोमिल मतलब टमाटर में आप देखना उसका तना पे रोम पाया जाता है ना, रोमिल हो जाएंगे। अच्छा, ये अब जो भूमिगत तना होता है कैसा, आलू का भूमिगत तना कंद मतलब ट्यूबर के रूप में क्या करता है? भोजन संग्रह। क्या करेगा? भोजन संग्रह। तो ये तने की बड़ी खास बात है। साकेत होगा, ठोस होगा। अब हम बात करते हैं, अच्छा खोखला हो सकता है, ये तना खोखला भी हो सकता है। आलू का वायवीय तना हवा में जो होता है, वायवीय तना खोखला होता है। वायवीय तना कैसा होगा? खोखला होगा। अब हम बात करते हैं पत्ती की।
तो पत्ती कैसी है? पत्ती सरल संयुक्त, कंपाउंड भी हो सकती है। कंपाउंड कहाँ है? आलू, टमाटर। सरल कहाँ है? धतूरे में। अनुपर्ण रहित, एक्स स्टिपुलेट, अनुपर्ण रहित, एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल नहीं पाए जाते। याद करो पत्ती में जो बेस के दोनों लेटरल साइड में होते हैं, स्टिप्यूल नहीं पाए जाते, है ना। ये होगी पृष्ठाधारी, पृष्ठाधारी। इसका मतलब क्या हुआ? डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। रोमिल भी हो सकती है, रोमिल, हेरी। कांटे भी हो सकते हैं, धतूरे की पत्ती पर कांटे मिल जाते हैं आपको, है ना। रोमिल हो सकते हैं। वृंती हो सकती है, वृंती, वृंती, ठीक है जी, वृंती। ये क्लियर? तो ये पत्ती की बात हो जाती। अच्छा, जालिकावत शिराविन्यास, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। जालिकावत क्योंकि डाइकॉट है। जालिकावत, रेटिकुलेट, शिराविन्यास, शिराविन्यास। किसी भी एक पौधे की पत्ती को ध्यान से देख लेना, है ना। तो ये हो गई पत्ती की कहानी। अब हम बात करेंगे इसकी अच्छा, जड़ की बात अपन ने नहीं करी है ना। वैसे तो रूट सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा जड़ में भी लिखा देता हूँ, यहीं पर लिख लेते हैं रूट, है ना। जड़ स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है रूट। ये रूट कैसी होंगी? मूसलाजड़। बस एक शब्द याद रखना, मूसलाजड़, टैप रूट। अब इसके जड़ तना पत्ती हो गई। अब पुष्पक्रम की बात आएगी। तो याद करो मकोई में हमने साइमोस पुष्पक्रम की बात करी है, एनसीईआरटी ने भी ये शब्द लिख रखा है ना, तो याद रखना। तो अब आप चाहेंगे फ्लोरल कैरेक्टर, पुष्पीय लक्षण, पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स। पुष्पीय लक्षण सबसे पहले लिखेंगे पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस, है ना। एकल होगा, एक्सिलरी होगा, एकल सॉलिटरी एक्सिलरी, साइमोस इन सोलेनम, सॉलिटरी एक्सिलरी, है ना, याद रखना। एकल कक्षस्थ, ऐसे। और क्या होगा? मोनोकेशियल साइन, मोनोकेशियल साइन मतलब साइमोस, ससीमाक्षी, ससीमाक्षी,
शी कहाँ मिलेगा? मकुई, बॉटनिकल नाम सोलेनम नाइक्रियम। एक बात याद रखो, आपकी जो इंग्लिश है वो सॉरी हिंदी की एनसीईआरटी, उसमें जो डायग्राम बनाए सोलेनेसियम है ना, उसके नीचे कोई का पौधा, कोई को पौधा ऐसा लिखा है, तो वो कोई का पौधा नहीं है, वो मकोई का पौधा है। मकोई आप ठीक से लिख लेना, इंग्लिश में ये सही लिखा है मकोई सोलेनम नाइक्रियम, है ना। तो हिंदी में काफ़ी गलतियाँ आती हैं, तो यहाँ ये गलती है एनसीईआरटी में, है ना। तो ये पुष्पम की बात होगी। अब बात करते हैं पुष्प। क्या? पुष्प मतलब फ्लावर। फ्लावर के नाम पर एनसीईआरटी ने तो दो शब्द लिखे हैं शायद, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। इससे काम नहीं चलेगा, तो इसमें लिखेंगे हम क्या? सबसे पहला तो लिखेंगे क्या? एक है द्विलिंगी, ठीक है, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, पेंटामेरस, पेंटामेरस मतलब पंचतई। क्या है? पंचतई। और कैसा है? हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है, ये साइक्लिक होगा। उपव्रंती, उपव्रंती, व्रंत तो है लेकिन बहुत छोटा है, सब पेडिसिलेट बोलते हैं। कहाँ? धतूरा, धतूरा में ये उपव्रंतीय है, तो ये कहीं ना कहीं है पुष्प, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस। ये अब आते हैं कैलिक्स में। क्या? बाह्यदल, बाह्यदल मतलब कैलिक्स। सेपल कितने हैं? सेपल 5। कैसे हैं? गैमोसेपेलस, ठीक है। एस्टिवेशन कौन सा है? अच्छा, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट हैं, फलों में भी लगे होते हैं। चिरकालिक या चिरलग्न बोलते हैं, हाँ जी। और वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन, है ना, ऐसे। तो ये हो गए किसकी बात? सेपल की। अब बात करें अंतःदल की। अंतःदल, अंतःदल मतलब दलपुंज, दलपुंज मीन्स कोरोला, है ना। कोरोला कैसा है? पेटल्स कितने हैं? पेटल्स 5। गैमोपेटेलस, है ना। वॉल्वेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, है ना, जुड़े हुए हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन है,
पेटल्स की संख्या 5 है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं एंड्रोशियम, पुंकेसर, एंड्रोसियम। स्टेमन कितने हैं? स्टेमन है 5, ठीक है। एपिपेटलस, दल लग्न, दल लग्न, एपिपेटलस, एपिपेटलस, क्लियर ये। और डाइथिकस, डाइथिकस, इंट्रोज, अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ होता है इंट्रोज, द्विपालीवत होता है। अब आते हैं गायनोसियम में। गायनोसियम, गायनोसियम थोड़ा बड़ा है तो इस साइड लिखते हैं, गायनोसियम। जायांग, गायनोसियम, ठीक है। कार्पल कितनी है? कार्पल बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर, एक्साइल प्लासेंटेशन, मतलब स्तंभीय बीजांड है ना, स्तंभीय, घबराना मत, अंग्रेजी से है ना, बीजांड्यास। अच्छा, ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती, ठीक है। युक्तांडपी, द्विअंडपी, इसका मतलब क्या हो गया होगा? द्विअंडपी, ठीक है, इसे जानते हो आप। अब क्या होगा? फूला हुआ प्लासेंटा, फूला हुआ प्लासेंटा, प्लासेंटा, अपरा प्लासेंटा, बहुपक्षी, मल्टीलोक्युलर, पट्ट उपस्थित, पट्ट क्या होंगे? इनमें उपस्थित रहेंगे, क्लियर। अब एक बड़ी खास बात, विशिष्ट लक्षण है, इंपॉर्टेंट करके लिखना। सोलेनेसी में तिरछी, तिरछी, ऑब्लिक अंडाशय होती, ऑब्लिक कंडीशन में पाई जाती, तिरछी होती, 45 डिग्री पर टर्न होती है ना, ये विशिष्ट लक्षण ऐसे, ठीक है। तो ये गायनोसियम की बात हो गई। एक अच्छा, एक जो कक्ष है उसमें अनेकों अंडाशय होंगे, एक कक्ष में अनेकों अंडाशय, ठीक है। अब इनके सीड कैसे?
बहुत सारे हैं एंडोस्पर्मिक, अनेकों भ्रूणपोषीय, भ्रूणपोषीय मतलब एंडोस्पर्मिक। इसका क्या मतलब है? पोषण या पोषक तत्व भ्रूण कोश में उपस्थित ठीक है, ऐसे। और जो फ्रूट है उनका क्या बात है? फ्रूट मीन्स फल, तो फ्रूट होंगे इसमें बेरी एंड कैप्सूल। बेरी, सरस, सरस में क्या आता है? टमाटर, मकोई, बैगन, इनमें जो फ्रूट हैं वो होते हैं सरस। कैप्सूल, संपुट, इसका मतलब क्या? कहाँ है? धतूरा। और कहाँ? मिर्च। देखो सरस का मतलब क्या? सरस रस है, जिसमें रस होता है। टमाटर खाते हैं रस आता है ना। एक फाइसलिस होता है उसमें भी रस आता है। मकोई खाओ रस आता है। तो ये कहीं ना कहीं सरस कहलाता है। कैप्सूल का मतलब होता है थोड़े लंबे हों या गोल हों, लेकिन उनमें अंदर स्पेस होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। मिर्ची में अच्छी खासी जगह होती है। शिमला मिर्च को देखो, उसमें अच्छा खासा जो पेस्ट भर देते हैं आलू का, और उससे बढ़िया आइटम बनाते हैं, है ना। उसके बाद में आप धतूरी को काटना, तो उसमें भी अंदर कक्ष नज़र आता है ऐसे, तो उसको कहेंगे कैप्सूल। अब है इसमें फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो ये पढ़ लेते हैं, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला, पुष्प सूत्र। ये जैसा एनसीईआरटी में लिखा है आपको वैसे याद रखना है ना। तो इसमें है कुछ ऐसे: एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल के 5 जुड़े हुए, ओके, C5 जुड़े हुए, A5 एपिपेटेलस, गायनोसियम 2 हैं, जुड़ी हैं, सुपीरियर। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऐसा ही लिखा है, तो याद रखना। अब आते हैं फ्लोरल डायग्राम में। किसमें? नेक्स्ट हेडिंग इज फ्लोरल डायग्राम। अच्छे से बनाना आप। मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने की। क्लियर? इसमें खास बात है, देखो इसका जो एंड पॉइंट होगा वो इसका मिडिल पॉइंट होगा। ऐसे ऐसे याद रखो, इसका जो एंड पॉइंट, इसका वो मिडिल पॉइंट। ये क्लियर? ऐसे
सर्कल में बनाने की कोशिश करो। ऐसे बॉल में टेस्टिवेशन है। ये इसके हो जाएंगे कैलिक्स। ऐसे अब इसका जो ये इसका एंड पॉइंट है उसका ये मिडिल पॉइंट होगा, ऐसे याद रखो। और इसका मिडिल, इसका एंड पॉइंट। ऐसे क्लियर। ऐसे बहुत टफ काम है ये, इसकी सिमेट्री को जनरेट करना। ऐसे अब क्या होगा, अब आप देखो ऐसे। अब ये आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि गेमो कंडीशन है ना। ऐसे दे आर कनेक्टेड, ये भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे अब आपको ऑब्लिक ओवरी बनानी है। क्या? सेंटर में, यहाँ इस जगह, और वो कुछ इस तरीके से बनाने हैं। ऐसे ये फूला हुआ प्लस सेंटर बनाना है। ऐसे इस पर ओव्यूल की अरेंजमेंट कई हो गई। ये प्लासेंटा है, तिरछी ओवरी होना चाहिए, 45 डिग्री पर अरेंज होना चाहिए। और यहाँ क्या है, इंट्रोज डाइथिकस स्टेमन अंदर की तरफ। एपीपेटलस है तो आपको पेटल से जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे तो ये हो जाता।
ये यहाँ होती है डॉट से मदर एक्सिस। ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। तो ये कैलिक्स को शो कर रहा है, ये कोरोला को शो कर रहा है, ये एंड्रोसियम को शो कर रहा है, और ये गायनोसियम को, एक्साइल प्लासेंटेशन को शो कर रहा है। तो दिस इज फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनम नाइग्रा। कौन है? फ्लोरल डायग्राम। ये अब आता है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्या आता है? आर्थिक महत्व। तो कायदे की बात ये है कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, आप एज इट इज उसे एनसीईआरटी से लिखें, है ना। तो याद रखना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एनसीईआरटी से लिखा जाए तो भोजन के रूप में उपयोग, उपयोग किसका होता है? आपका आलू, टमाटर, मिर्च, मसाले में उपयोग होती है, स्पाइस, है ना। मकोई, बैगन, तो ये सब क्या है? सब्जी, मिर्ची, ये हो गया, है ना। औषधि के रूप में कौन है? औषधि पादप, इसमें है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। इससे एट्रोपिन, एल्कलॉइड प्राप्त होता है जिससे आई ड्रॉप्स बनाए जाते हैं। आई ड्रॉप बनाए जाते हैं, ठीक है। एक है अश्वगंधा, बॉटनिकल नाम है बिथोनिया सोमिनिफेरा। तो ये दो औषधि महत्व के पौधे यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अब बेलाडोना अश्वगंधा है ना, और फिर है औषधि हो गई, सजावटी है, ऑर्नामेंटल, पेटूनिया, सजावटी महत्व के पौधे, सजावटी पौधा कौन है? पेटूनिया। ऐसे सजावटी महत्व का है ना। एक होता है तंबाकू, फ्यूमिगेटरी, धूमक, फ्यूमिगेटरी तंबाकू। कौन? तंबाकू। तो ये चीज़ है ना। इसमें एक और लिख रहे ना, रात की रानी है ना। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो बहुत है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के नाम पर, आप इन्हें याद। ओके, हमने सोलेनेसी फैमिली पढ़ ली।
अब हम नेक्स्ट फैमिली पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।